सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे, जिसमें पहला अध्याय अपने संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे। इससे पहले इस अध्याय के अपने 2 वीडियो बना चुके हैं। आशा है आपने वो 2 वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए, ये तो थी सामान्य बातें। तो अपने संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो में अपने ये पढ़ चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं। संसाधनों के प्रकारों के बारे में अपने विस्तृत रूप से पढ़ रहे थे। तो चलिए अपने चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर और देखते हैं संसाधनों के प्रकार ही आज अपने और आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखें कि मैं दोहरा दूं, संसाधनों के प्रकार जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। जितने भी सजीव हैं वो सारे जैव संसाधन हैं और जितने भी निर्जीव हैं वो सारे अजैव संसाधनों में गिने जाते हैं। इसी तरह संसाधनों के प्रकारों का या संसाधनों के वर्गीकरण का एक तरीका और है, जिसमें हम नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन इनके एक वर्गीकरण और कर सकते हैं। तो नवीकरण क्या होते हैं? नवीकरण वो होते हैं जिनको दोबारा से उपयोग किया जा सके, जिनको दोबारा से नया बनाया जा सके, उत्पन्न किया जा सके, वो नवीकरणीय योग्य होते हैं। और जिन संसाधनों को दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, एक बार प्रयोग के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। और इनके उदाहरण हमने पढ़ लिए थे। तो चलिए आज हम संसाधनों का तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें है स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या होते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग की और जिस पे मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का या एक फर्म का हो, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के मालिकाना हक में आने वाली जो भी संपत्ति होती है उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो हमारा घर है, उस पे हमारा मालिकाना हक है, तो वो हमारी निजी संपत्ति है, हमारा संसाधन है। हमारे घर में जो पशु हैं, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो घर के अंदर जो भी हमारी जायदाद है, किसी के बाग होते हैं, किसी का कुआं तालाब होता है, तो ट्रैक्टर होते हैं या अन्य तरह की मोटर गाड़ियां होती हैं, वो सारे जो होते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, यानी टैक्स भरते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंडों, घरों और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। आप अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो आप भी अपने परिवार के संसाधनों की सूची बना सकते हैं अगर आपके पास भी इस तरह के कोई संसाधन उपलब्ध हैं। तो चलिए अगला अपने करते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले, यानी ऐसे संसाधन जिस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसके उदाहरण अगर हम हमारे गांव में लें तो देखो, आप हमारे गांव में जैसे कि स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उस पे सभी का अधिकार होता है। गांव में कई बार कोई सार्वजनिक कुआं, तालाब या जोड़ होता है, उस पे सभी का अधिकार होता है। शमशान भूमि होती है जैसे, उस पर सभी का अधिकार है। इसी तरह चारागाह होते हैं कईयों में सार्वजनिक रूप से, वहाँ सभी अपने पशु चरा सकते हैं। तो ये सामुदायिक होते हैं, जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि यानी सार्वजनिक भूमि, जैसे कि चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय यानी वैसे अगर हम देखें तो जितने भी संसाधन इस देश में पाए जाते हैं वो सारे राष्ट्र के हैं। सरकार जब चाहे
अगर वो सार्वजनिक हित की है, राष्ट्र के हित की है, तो व्यक्तियों से वो अधिग्रहित कर सकती है, ले सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार सड़कें बनाने के लिए सरकार जमीनें अधिकृत कर लेती है, रेल लाइनें डालने के लिए, नहरें बनाने के लिए लोगों की जमीनें ले लेती है। इसी तरह किसी के खेत में मान लो कोई खनिज निकल जाए नया, तो भी सरकार उस जमीन को अधिकृत कर सकती है। यानी देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन देश के होते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, यानी ले सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। इसी तरह शहरों में जो शहरी विकास प्राधिकरण होता है, वो सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी तट से लेकर 22.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय यानी समुद्री भाग होता है, उसमें भी जो संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्र की संपदा होती हैं। तो ये है राष्ट्रीय संसाधन। तो ये याद रखना कि कितनी सीमा तक का जो समुद्री स्थल है जो कि एक देश के अंडर में आता है, वो है 22.2 किलोमीटर या 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र। तट से लेकर 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो होता है वो किसी एक देश के अधिकार में होता है, और उसमें जो संसाधन पाए जाते हैं वो उस राष्ट्र की संपदा होते हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे संसाधन जिसपे किसी एक का अधिकार न होकर पूरे विश्व समुदाय का अधिकार होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी तट रेखा से लेकर 200 समुद्री मील के बाद का जो भी महासागर है, जो भी समुद्र है, उस पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, उन पे सभी का अधिकार माना जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि यूएनओ वगैरह है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी का जो क्षेत्र है, उससे परे का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी इस अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में कोई भी देश संसाधनों को निकाल नहीं सकता। यानी समुद्रों में मान लो तेल निकल गया या समुद्रों में कोई खनिज मिल गया, तो उन खनिजों को वो देश निकाल नहीं पाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर। कितनी दूरी से आगे? 200 समुद्री मील की दूरी से आगे। ये क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ एक विशेष है, देखो भारत को एक विशेष छूट मिली हुई है। क्या मिली हुई है? क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से भी दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। यानी भारत को विशेष परिस्थितियों में मैग्नीज निकालने का अधिकार मिला हुआ है, और ये अधिकार भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिला हुआ है। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को पढ़ा। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक यानी सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 प्रकार के संसाधन थे। तो आशा है सभी विद्यार्थियों को ये छोटा सा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।